देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। देखो हम लोग जो है A17 पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन कर लिया। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां से 2 क्वेश्चन बाकी है और कुछ इलास्ट्रेशंस बाकी है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद AS18 करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट 6 सेगमेंट। तो ये कंपनी का नाम है स्पोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। इनके जो चीफ अकाउंटेंट है उन्होंने ये इनके बिजनेस में 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट का डिटेल्स दिया है। सेगमेंट का एसेट इंडिविजुअली, सेगमेंट का रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट या लॉस, सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। ये सब दिया है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट एम एंड एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड। बोल रहा है सिर्फ एम और एन ही रिपोर्टेड सेगमेंट है, बाकी कोई भी रिपोर्टेड सेगमेंट नहीं है। क्या ये सही बोल रहा है? इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू? डिस्कस। हमें ये बताना है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेटेरियलिटी टेस्ट, जो 3 टेस्ट है ना, वो करना पड़ेगा। क्या क्या टेस्ट होता है? एक होता है एसेट के रिगार्डिंग, एक होता है रेवेन्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक हो जाता है जो है प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग। ये हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में बाकी जो 2 बाकी था टेस्ट वो लिखा था, और उसके पहले वाले क्लास में फर्स्ट वाला टेस्ट लिखा था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि हम लोग का जो ये अकाउंटेंट बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट करेंगे? ये जो देख रहा है ये एसेट टेस्ट बताएगा, ये जो रिजल्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट बताएगा, ठीक है। और ये जो है सेगमेंट रेवेन्यू यानी रेवेन्यू टेस्ट बताएगा, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे होगा। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो यहाँ पर एसिड टेस्ट सबसे पहले करते, क्योंकि एसिड दिया हुआ है। तो एसिड टेस्ट कैसे होगा ये देखो। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट में क्या करना होता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि 10% ऑफ एसिड जो है, मतलब टोटल एसिड, ठीक है। टोटल एसिड पहले लिखते हैं, टोटल एसिड ऑफ ऑल सेगमेंट। टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट ये देखो 200 है, ठीक है। अब इसका 10% निकालना पड़ेगा, 10% ऑफ 200, ठीक है। तो ये आ जाता है 20, और ये सब लाख में है। ये देखो यहाँ पर देखो 20 लाख में है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी सेगमेंट का एसेट क्या होना चाहिए, सो एनी सेगमेंट विथ एसेट, ऐसे लिख रहे हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लाख इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। यही तो जीस्ट है कि अगर कोई भी एसेट, कोई भी सेगमेंट जिसके पास एसेट 20 लाख से ज्यादा या 20 लाख के बराबर है, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा, यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं। तो 20 लाख से ज्यादा 40 लाख है, 80 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख, 20 लाख के बराबर बराबर, सिर्फ आर के अलावा MNOPQ, ठीक है, सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट है MNOPQ। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हेंस MNOPQ all are रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया एसिड टेस्ट से। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट में हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट को अलग और लॉस को अलग टोटल करना पड़ता है, PL टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट का मतलब। अच्छा, तो पहले निकालेंगे सम ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल सेगमेंट, फिर सम ऑफ ऑल लॉस सेगमेंट,
सम ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल सेगमेंट देखो कितना है, 50 10 10 30, मतलब 30 40 50 50 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और लॉस जो है उसका टोटल देखते हैं, लॉस है यहाँ पर 190 और 10 यानी कि 200, ठीक है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में देखना है कौन सा हायर होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एब्सोल्यूट फिगर्स देखना है, तो हायर एब्सोल्यूट फिगर, टू 200, हायर एब्सोल्यूट फिगर हो गया 200, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 10% करना पड़ता है, फिर 10% ऑफ दिस स्टेप, ठीक है। 10% ऑफ 200 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। अब जितने भी एसेट है, ठीक है, ये चेक करना है कि जितने भी एसेट बोल रहे, जितने भी सेगमेंट है, उनका प्रॉफिट जो है अगर उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो एम 50 लाख है, इधर है 190, ये भी ज्यादा है 10, 10 तो कम हो गया, ये भी 10 10 10 30, मतलब एम एन और आर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। एम एन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, है ना, या 20 लाख के बराबर। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपी, ये सब तो नहीं आएगा, ओपी नहीं आएगा, इधर आर आ जाएगा, ओपी नहीं आएगा, आर आएगा, एम एन आर। एम एन आर ये 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, और सेगमेंट रेवेन्यू का देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग नीलांजन। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब ये देखो सेगमेंट रेवेन्यू के केस में उसमें भी टोटल का 10% देखना पड़ेगा। संजीत जी आपका नहीं है ये वाला क्लास। अच्छा, सेगमेंट रेवेन्यू जो है इसका टोटल जो है 1200, इसका 10% देखेंगे कितना हो रहा है। टेन परसेंट ऑफ 1200 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 120, ठीक है। 10% ऑफ 1200 करेंगे तो ये आ गया 120। अब चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन सा, जो भी 120 से ज्यादा होगा वो हम लोग का रिपोर्टेबल होगा, मतलब एम और एन, ठीक है। 120 से ज्यादा एम और एन ये हो गया रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। अब इसको तो अपने हिसाब से जो है अरेंज करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, यानी कि हमारा 3 आंसर आ गया। एक हो गया रेवेन्यू यानी टर्नओवर के अकॉर्डिंग 2 ही है, एम और एन, ठीक है। और रिजल्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एम एन और आर, ठीक है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो एम एन ओ पी क्यू यहाँ पर हो गया, आर के अलावा बाकी सब। तो अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 2 बार पी लिख दिया है, अच्छा इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू एक्सेप्ट आर, ठीक है, सभी रिपोर्टेबल हो रहा है।
तो अगर देखो ये जो ऑप्शंस था ए बी और सी, ये सब और ऑप्शंस में था कि 10% वाला रूल्स फॉर एसेट टेस्ट बोलो, पीएल टेस्ट बोलो, या फिर रेवेन्यू टेस्ट बोलो, सभी क्या होना चाहिए हमारा और ऑप्शंस पे कोई भी एक हुआ तो चलेगा। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो सभी जो सेगमेंट है वो किसी ना किसी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेबल हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो रिपोर्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट आर बाकी सभी रिपोर्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो एम एन आर सभी रिपोर्टेबल है, यहाँ पर एम और एन रिपोर्टेबल है। अच्छा यहाँ पर देखो बाकी सारा चीज वैसे तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू एज 17 क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज लिखना पड़ेगा कि किसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलेंगे। तो ये सब देना जरूरी है, ठीक है। ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल इफ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि ये देखो मैंने जो बताया वो आंसर ऐसे आ रहा है। देखो एम और एन जो है वो हो गया टर्नओवर, मतलब लास्ट वाला जो मैंने दिखाया उसके रिगार्डिंग रिपोर्टेबल। एम एन और आर जो है रिजल्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग जो है रिपोर्टेबल। और जो सेगमेंट जो है यहाँ पर एसेट क्राइटेरिया, उसमें आर के अलावा बाकी सभी रिपोर्टेबल होगा। बाकी इसमें तुम लोग को स्टेप 1 स्टेप 2 करके तो लिखना ही है कि A17 क्या बोल रहा है और किस बात के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर देना है। तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारा किया भी था। अब इलास्ट्रेशन 2, तो इसका मतलब हाँ आंसर ये देना है कि अकाउंटेंट ने जो बोला कि बस यही रिपोर्टेबल है, ये सब बात गलत है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं सिंस ऑल द सेगमेंट आर कवर्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया। वही मैंने बोला कि देखोगे क्राइटेरिया जो लिखवाया हुआ था वो और करके लिखवाया था कि आइदर ऑप्शन ए और बी और सी में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करने से वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। तो देखो सारे सेगमेंट जो है कोई ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो ऑल द सेगमेंट हैव टू बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS17। तो इसीलिए किसी ना किसी क्राइटेरिया में क्योंकि सभी जो है रिपोर्टेबल हो रहे हैं, मतलब किसी भी एक क्राइटेरिया में कोई रिपोर्टेबल तो जरूर हो रहा है, कोई कोई तो दोनों क्राइटेरिया तीनों में भी रिपोर्टेबल हो जा रहा है। तो देखा जाए तो सारे सेगमेंट ही रिपोर्टेबल है। तो अकाउंटेंट का जो ओपिनियन है वो रॉन्ग है कि उसने बोला ये था कि सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। उसने ये बोला था कि सिर्फ एम और एन रिपोर्टेबल है, ये बात गलत है, ये लास्ट में बोलना पड़ेगा। अब इलास्ट्रेशन 2 में क्या था, ए कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी। कंपनी का इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी का मतलब है कि दो सेगमेंट, जैसे मान लो सेगमेंट एम है सेगमेंट एन है, ये आपस में जो है ट्रांसफर करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर प्राइस पॉलिसिंग ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट प्लस 10% बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट लगता है उससे 10% कम में, मान लो कॉस्ट आ रहा है किसी प्रोडक्ट का 100 रुपीज, तो फिर ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज, ठीक है। तो कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। अब देखो कंपनी ना खुद डिसाइड करती है कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करेगी कि नहीं करेगी। मतलब आउटर को, मतलब जो बाहर के कस्टमर है उनको, एक्सटर्नल सेल तो सभी कंपनी करती है, अब इंटरनल सेल भी होता है। इंटरनल मतलब अपने ही सेगमेंट में सेल परचेस, ठीक है। तो देखो एक सेल परचेस इसीलिए क्योंकि एक सेलर होगा तो एक परचेसर तो जरूर होगा ना, तो वही चीज बोल रहा है कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर अगर है, बोल रहा है किसी एक कंपनी के अंदर, और उसका पॉलिसी ऐसा रखा है उन्होंने कि जो भी कॉस्ट होगा, जैसे मान लो एम एन को ट्रांसफर कर रहा है, तो एम का प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट अगर 100 आ रहा है तो वो 90 में एन को ट्रांसफर करेगा। अब मत सोचो कि इसमें लॉस है प्रॉफिट है, क्योंकि वो कंपनी का पॉलिसी, वो चाहे तो जीरो प्राइस में भी ट्रांसफर करने के लिए एम को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि भाई एन को तुम इसमें इतने प्राइस में ट्रांसफर करो। मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। अगर यही चीज एम अगर मार्केट में बेचेगा, एम अगर इसी चीज को मार्केट में बेचेगा तो बोल रहा है 25% अबव कॉस्ट में बेचेगा, मतलब 125 में। इज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट, क्या कंपनी ने जो पॉलिसी लिया है वो गलत है कि सही है। देखो ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि मार्केट में बेचता तो 125-25 रुपए का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर बेच रहा है तो 10 रुपए का लॉस है। नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल मैटर है, ठीक है। अब कंपनी अगर खुद डिसाइड कर रही है कि हम अपने इंटर सेगमेंट को जो है कॉस्ट में दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं, कॉस्ट से कम में दे सकते हैं, ये कंपनी का पॉलिसी, इसमें हमें कुछ बोलना है नहीं, ठीक है। तो इसमें ये करेक्ट है कि रॉन्ग है ऐसा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि ये लॉस हो रहा है तो करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपना पॉलिसी अपने हिसाब से ले सकती है तो फिर ये करेक्ट है, ठीक है, कि इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, वो कंपनी का पॉलिसी है कि वो कम में देगी। देखो बोल रहा है A17 segment reporting requires that inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price these transfers। तो बोल रहा है
कि इंटर सेगमेंट जो ट्रांसफर होता है उसको उसमें प्राइस को कैसे मेजर करना है। बोल रहा है एंटरप्राइज एक्चुअली यूज टू प्राइस दिस ट्रांसफर, जैसे में एंटरप्राइज चाहता है कि ट्रांसफर करे उतने में, जैसे मैंने बोला ना यहाँ जैसे बोला कॉस्टलेस 10%, कॉस्ट में भी हो सकता है, जीरो कॉस्ट में भी हो सकता है। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर एंड एनी चेंज देयर इन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस इतना करना है कि अगर किसी भी तरीके का इंटर सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो कितने प्राइस में हो रहा है उसका बेसिस मैंने ये लिखवाया था, अगर देखोगे तो उसका बेसिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए। पहले कुछ और यूज कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं। मान लो पहले था कॉस्टलेस 10%, अब हो गया है मान लो कॉस्टलेस 20%, तो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट तुम लोग को बोलना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात है कि ये कंपनी अपने ही डिसाइड करेगी कि वो कैसा क्या करना चाहती है, लेकिन किसी भी जो भी बेसिस में ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड था या कर रही है, या फिर प्री डिसाइडेड जो भी प्राइस था जो यूज हो रहा था उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हेंस द एंटरप्राइज कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी फॉर प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर, ठीक है। तो एंटरप्राइज का क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी, जैसे मैंने बोला उसका अपना पॉलिसी है कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर कैसे करेगी। एंड हेंस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर में बी बेस्ड ऑन कॉस्ट। इंटर सेगमेंट ट्रांसफर जो है वो कॉस्ट पे बेस इन्होंने किया है, तो हो ही सकता है बिलो कॉस्ट भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है, जैसे इन्होंने बिलो कॉस्ट किया है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। हाउएवर विच एवर पॉलिसी इज फॉलोड, जो भी पॉलिसी फॉलो हो द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली हमें वही फॉलो करते जाना है। बाई चांस अगर कोई चेंज हो तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देयरफॉर इन द गिवन केस द इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट इफ फॉलोड कंसिस्टेंटली। अगर कंसिस्टेंटली यही फॉलो होते जा रहा है तो फिर ये करेक्ट है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। हमें बोलना भी नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि कंपनी का देखो मेन यहाँ पर पॉइंट पढ़ने से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि एंटरप्राइज जो है उसका अपना पॉलिसी होता है कि इंटर सेगमेंट प्राइस वो क्या रखेगी ट्रांसफर करने का। वो कॉस्ट भी रख सकती है, बिलो कॉस्ट रख सकती है, मार्केट प्राइस रखती है, ये उसका मर्जी है। बस जो भी करे उसको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब पॉलिसी जो है इसमें कोई गलत नहीं है, करेक्ट ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, बस डेटा अलग है। मेसर्स XYZ लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट XYZ, द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी 10 करोड़, कंपनी का टोटल एसेट 10 करोड़ है। सेगमेंट X हैज 2 करोड़, सेगमेंट Y हैज 3 करोड़ एंड सेगमेंट Z हैज 5 करोड़। deferred tax asset includes in the asset of each segment X दिस वन, वाई दिस वन एंड जेड दिस वन। बोल रहा है कि ये तीनों सेगमेंट का जो भी टोटल एसेट है उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड है। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर पूछा क्या है कि द अकाउंटेंट कंटेन्स दैट ऑल द 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल कमेंट। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा कि नहीं वो हमें बताना है, ठीक है। देखो रिपोर्टेबल हो रहा है कि नहीं वो हम लोग बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का एसेट का जो सेगमेंट का एसेट है वो कितना कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पर XYZ 3 सेगमेंट है, टोटल एसेट दिया हुआ था, टोटल एसेट है हम लोग का 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेस करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, बट तुम लोग को सारा चीज लिखना पड़ेगा। अभी तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। 0.50, 0.40, 0.30, 50, 40 और 30। तो ये बन गया 1.50, ये हो गया 2.60 और ये हो जाएगा हम लोग का 4.70, ठीक है। अब टोटल एसेट फिर से चेक करेंगे, टोटल एसेट हो जाएगा 1.5, 2.6, 4.7, मतलब ये हो गया 4, 6, 7, 8 और ये हो गया 9, 9, 4, 5, 6, 7, 7 और एक 8, 8.8, ठीक है। ये हो गया 8.8, टोटल एसेट 8.80 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका हमें 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 10% ऑफ टोटल एसेट, तो 10% ऑफ 8.80, तो ये हो जाएगा 0.88, ठीक है। अब ये चेक करना है कि जो भी एसेट डेफर्ड टैक्स मतलब जो एक्चुअल एसेट हुआ जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो इससे ज्यादा है कि कम। तो हर एक जगह पे देखो ज्यादा ही है। 1.50 मोर देन 0.88, दिस वन मोर देन 0.88, दिस वन ऑल्सो मोर देन 0.88। तो अगर ज्यादा है तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एसेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑल रिपोर्टेबल,
ऑल रिपोर्टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग एसेट का कैसे होता है, देखो बोल रहा है सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट, पहले तो ये लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देयर फॉर द रिवाइज टोटल एसेट 8.8 करोड़, जैसे मैंने निकाल के दिखाया कैसे किया है इन्होंने, ये देखो टोटल 10 करोड़ किया, 10 करोड़ कैसे किया है, ये देखो 2 + 3 5 + 5 10, 10 करोड़ से इन्होंने ये टोटल में लेस कर दिया, ठीक है। मैंने इंडिविजुअली एक एक से लेस किया, इन्होंने टोटल इधर किया और टोटल ये डेफर्ड टैक्स एसेट किया, फिर लेस करके दिखा दिया 8.8। क्यों लेस किया गया, क्योंकि A17 के अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो सेगमेंट के एसेट में एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं हो सकता, ये पॉइंट लिख के तुम लोग को ये लेस करना है। फिर सेगमेंट एक्स का टोटल एसेट कितना हो जाएगा, 2 - 5। अब इंडिविजुअली फिर से निकाला है कि टोटल एसेट एक इंडिविजुअली सेगमेंट का कितना होगा, नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे। y का हो गया 2.6 माइनस करने के बाद, और z का हो गया 4.7, ठीक है। अब इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, वैसे भी किया जा सकता है, मैंने इंडिविजुअली कंपेयर किया, इन्होंने क्या किया, फिर माइनस करने के बाद जो एसेट आया 8.8 करोड़ वो चेक किया, ठीक है। माइनस करने के बाद जितना एसेट आया, और देखो दस ऑल द 3 सेगमेंट होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट, ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितने भी सेगमेंट्स है टोटल एसेट्स जितना आ रहा है उनका, दैट इज 8.8, उसका 10%, जैसे मैंने करके दिखाया 0.88 हो रहा है, तो वो 0.88 वैल्यू से इंडिविजुअली सारे सेगमेंट के वैल्यूज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल। तो यहाँ लिख के दिखाया, तुम लोग ये मैंने जो लिखवाया वैसे पॉइंट लिख के भी कर सकते हो, जो मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, अभी तो मैंने जस्ट शॉर्टकट में दिखाया है ये वाला, ठीक है। तो ऑल सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर वाला जो है ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट कैसे होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो इसी फॉर्मेट में हमें करना पड़ेगा। बोल रहा है कि प्रिपेयर ए सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी, 3 डिविजन्स एंड द हेड ऑफिस, ठीक है। तो बोल रहा है 3 डिवीजन है इस ऑर्गेनाइजेशन का और हेड ऑफिस है, तो इसका डिटेल्स हमें दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन, ठीक है, एक है एफ डिवीजन, ठीक है, सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, अच्छा इनका और एक डिवीजन भी होगा, तो एक्चुअली इनका 3 डिवीजन है। डिवीजन का नाम क्या क्या है देखो यहाँ पर, एक है ये वाला, एक है ये वाला, और एक है ये वाला। अब देखो बोल रहा है सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, मतलब इंटर ट्रांसफर, देखो ये जो है ये डिवीजन जो है इस डिवीजन को बेच रहा है, मतलब इंटर सेल हो रहा है, ठीक है, इंटर ट्रांसफर हो रहा है। फिर बोल रहा है अदर डोमेस्टिक सेल, मतलब देश के अंदर ही जहां पर सेल हो रहा है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक है। एक्सपोर्ट सेल ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये डोमेस्टिक नहीं है, ये दूसरे देश में हो रहा है। सेल्स टू फिटिंग डिवीजन, ये फिटिंग डिवीजन को बेच रहा है। एक्सपोर्ट सेल टू रवांडा, ठीक है, ये भी बाहर में सेल हो रहा है। फिर बोल रहा है एक्सपोर्ट सेल टू मालदीव, ठीक है, मालदीव ये भी बाहर में सेल कर रहा है। मतलब इनका देखो, इसका क्या है, ये जो डिवीजन है ये मतलब इंटर ट्रांसफर सेल भी कर रहा है, इंटर सेल भी कर रहा है, ये डोमेस्टिक सेल भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये दूसरे डिवीजन को मतलब इंटर जो है ट्रांसफर सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट सेल कर रहा है, ठीक है, ये डोमेस्टिक सेल नहीं कर रहा है। और इसका भी देखो ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसने डोमेस्टिक सेल भी नहीं किया और कोई दूसरे सेगमेंट में भी सेल नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, इसका डिटेल्स दिया है। फिर बोल रहा है यहाँ पर हेड ऑफिस का डिटेल्स दिया हुआ है, और तीनों डिवीजन का डिटेल्स दिया है। बोल रहा है प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स लगने के पहले का, तीनों डिविजन्स का दिया है, इसका लॉस है। हेड ऑफिस कॉस्ट री एलोकेटेड, इतना 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 दिया है, बताएंगे ये वाला क्या है। इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, ठीक है, सभी सेगमेंट का, हेड ऑफिस का नेट करेंट एसेट हेड ऑफिस का अलग अलग करके सेगमेंट का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हेड ऑफिस का, और अलग अलग करके बाकी सारे सेगमेंट का दिया हुआ है। देखो हमें प्रिपेयर करने क्या बोला है, अच्छा यहाँ पर ऊपर ही बोला होगा प्रिपेयर ए सेगमेंट रिपोर्ट, ठीक है, हमें सेगमेंट रिपोर्ट बना के देना है फॉर पब्लिकेशंस इन डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड, ठीक है। तो देखो कैसे करके सेगमेंट रिपोर्टिंग बनेगा। इलस्ट्रेशन 4, सेगमेंट रिपोर्ट
particulars, divisions, यहाँ पर कॉलम होता है इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस, consolidated, टोटल। डिविजन्स में 3 डिवीजन है, ब्राइट बार, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हम लोग इसमें लाइन लगा लेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो हमें बोला है सेगमेंट का रिपोर्ट बनाने के लिए, तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना। तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोग सेल से कॉस्ट लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। मतलब पहले हमें सेल्स लिखना चाहिए, उसके बाद कॉस्ट अगर कुछ मिलता है तो वो लिखना चाहिए, दोनों का डिफरेंस ही जो है हमें रिपोर्ट यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बताएगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि हमें कोई सेल बताया कि नहीं। ये देखो बताए सेल्स टू, ये देखो कहाँ कहाँ सेल हुआ है, ये जो डिटेल्स है ये तो सेल का ही बताए, यहाँ पर जो डिटेल्स है ये सेल का ही बताए। मतलब पहला जो दिया हुआ है पूरा हमें सेल का ही बता रखा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट वाइज सेल का बता रखा है, लेकिन सेल अलग अलग जगह पे है, कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं डोमेस्टिक सेल है, इस तरीके से। तो हम लोग को इसको हेडिंग कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू। अब ऐसे करके हेडिंग करना चाहिए कि सेगमेंट का रेवेन्यू कहाँ कहाँ है। अब देखो सेगमेंट रेवेन्यू में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स आ रहा है 90। सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक सेल लिखेंगे यहाँ पर। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो है 90, और वो सिर्फ 90 जो है 90,000 है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाले डिवीजन में है, ठीक है, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन में, बाकी किसी में है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक में मैंने लिख दिया 90, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, ये टोटल में जाके 90 हो जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब सबका जोड़ के, ये सारे डिविजन्स का जोड़ के, ये एलिमिनेशन में नहीं आएगा। एलिमिनेशन में जब आएगा समझ में आएगा कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अभी ये वाला जो है इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, क्यों मैंने यहाँ पर डैश दिया वो हम बता देंगे, ठीक है। अब पहले इसमें जो लिखेंगे वो देखने से ही समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पर डैश हुआ। अब ये डिवीजन देखो, हमें क्या करना है, कॉन्सोलिडेट का मतलब तीनों डिवीजन का टोटल, ठीक है, तीनों डिवीजन का टोटल 90 प्लस प्लस करके 90 हो जाएगा, क्योंकि बाकी में तो कुछ डेटा है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक सेल के बाद हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल तो लगभग सभी का है, तो एक्सपोर्ट सेल देखो 6135, 300, 270, 6135, 300, 270। अच्छा, टोटल करते हैं। 6705, ठीक है, ये आंसर आ रहा है 6705। तीनों का ऐड करके ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सटर्नल, ये टोटल करने से क्या आंसर आएगा, एक्सटर्नल सेल का, ठीक है। अब ये मत सोचो ये डोमेस्टिक है तो फिर एक्सटर्नल कैसे हुआ, ये एक्सटर्नल का मतलब वो थोड़ी होता है। एक्सटर्नल मतलब जो हम लोग अपने ही जो है डिविजन्स के अंदर सेल नहीं करके, इंटर डिवीजन सेल के अलावा बाकी जो भी सेल है उसे ही हम लोग एक्सटर्नल सेल बोलेंगे, ठीक है।
गुड मॉर्निंग स्वाति। मॉर्निंग मैम। एक्सटर्नल सेल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेल्स ये दोनों ऐड करने से 600 6225 300 270, ठीक है। और इधर टोटल करने से आ जाएगा, ठीक है। ये आउटसाइडर सेल हो गया, ठीक है। ये हो गया आउटसाइडर सेल। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया। 6795, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर, देश के अंदर और देश के बाहर, ठीक है। हम लोगों ने कितना सेल किया, ठीक है। इसके बाद इंटर सेगमेंट सेल लिखेंगे, मतलब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को क्या बेचा है उसको यहाँ बोलते हैं इंटरनल सेल, इंटर सेगमेंट सेल्स, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। इंटर सेगमेंट सेल्स, तो इंटर सेगमेंट सेल्स में देखते हैं, ये देखो 4575। अच्छा, और इसका देखते हैं इंटर सेगमेंट सेल्स, हाँ फिटिंग डिवीजन को 45, बस। और इसका तो कुछ भी नहीं था। तो ये दोनों का टोटल करेंगे, ये दोनों का टोटल करने से अब यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर इसका टोटल करते हैं। 4575 प्लस 45, तो ये हो गया 4620, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा, बताते क्यों आएगा। और यहाँ पर नहीं दिखाना पड़ेगा, देखो जब इंटर सेगमेंट सेल होता है, ठीक है, तो वो एलिमिनेट कर दिया जाता है टोटल सेल में से, ठीक है। तो ये कॉन्सोलिडेट में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सोलिडेट में जो है वो टोटल सेल्स में आ जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखो फिलहाल, ये जो है एक डिपार्टमेंट बोल के चैप्टर होता है, ठीक है। वहां पर अभी तो तुम लोग का वो चैप्टर हटा दिया गया है, पहले था, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट वाले चैप्टर में जो है इंटर ट्रांसफर का ये लेजर बनाते हैं, तो वहां पर ना बहुत क्लियरली समझ में आता है कि वो क्यों। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं क्यों ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और टोटल में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है। ए डिपार्टमेंट ने मान लो 100 रुपए का चीज बी को बेचा, ए ने सेल किया 100 रुपए का चीज बी को, ठीक है, सेल किया। तो इसका मतलब बी के लिए परचेज है और ए के लिए सेल है। तो जो जब हम लोग परचेज साइड में लिखेंगे टू, यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रांसफर टू बी बोल के, कहाँ दिखाएंगे, परचेस कौन कर रहा है, बी, तो बी के यहाँ पर। और बाई सेल्स बोल के इंटर ट्रांसफर सेल बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल सेल बोलते हैं। तो सेल कौन कर रहा है, सेल ए कर रहा है, तो ए के कॉलम में लिखेंगे 100, ठीक है। मतलब जैसे सेल परचेस तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना, ट्रेडिंग में क्या लिखते हो, बाई साइड में सेल्स लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए के कॉलम में ये हो जाएगा। और परचेस कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितने में कर रहा है, 100 में। तो फिर देखो दोनों साइड में जब लेजर को बैलेंस करोगे तो ये 100 का इंपैक्ट तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो इंटर डिपार्टमेंटल सेल जो है या परचेस जो भी बोलो, एक जन के लिए परचेस एक जन के लिए सेल होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट एलिमिनेट हो रहा है, वैसे इंटर सेगमेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए, उसका इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि सेलर परचेजर एक ही जगह से हो रहा है ना, पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखा जाए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और वो टोटल में भी कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा। तो इधर भी वो नहीं आना चाहिए, जो भी इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस होगा, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 6225 4575 10,800 345 270 4620 6795 हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल सेल हमें मिल गया, तो सेल को कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले डोमेस्टिक सेल दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट मतलब देश के अंदर देश के बाहर, तो टोटल एक्सटर्नल सेल, फिर इंटर सेगमेंट सेल, फिर टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन इसी तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेगमेंट रिजल्ट, जो कि गिवन है। कैसे गिवन है, ये देखो, ये ऊपर का तो सारा हो गया फिक्स, हम लोगों ने पुट कर दिया। ये देखो सेगमेंट रिजल्ट
30 और 12 ये हमें गिवन है, तो ये लिखेंगे। टू 40, 30 और एक लॉस था। टू 40, 30 और 12, ठीक है। 240, 30 और ये हो गया 12। अब हमें क्या करना है, ये सबका टोटल यहाँ पर लिखेंगे। तो 240 और यहाँ पर हो गया 30, 270, 270 माइनस 260 और यहाँ पर 258 हो जाएगा। ये हो गया 258, ये हो गया सेगमेंट रिजल्ट। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या डेटा है सेगमेंट रिजल्ट के बाद, यहाँ पर हेड ऑफिस कॉस्ट एलोकेटेड, ठीक है। हेड ऑफिस कॉस्ट एलोकेटेड मतलब रीएलोकेटेड, मतलब कॉस्ट हेड ऑफिस का ही था, उसको यहाँ पर रीएलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल देखते हैं हेड ऑफिस का कॉस्ट था कितना, ये तीनों को टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा कि हेड ऑफिस का कॉस्ट कितना था। तो 36, 36 और 72, तो 36, 36, 72 होता है, 72 का डबल हो गया 144, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे इस तरीके से, देखो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हेड ऑफिस एक्सपेंस, सेवेंटी टू प्लस 36 प्लस 36, ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है। यहाँ पर पहला सेगमेंट, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड वाला सेगमेंट, थर्ड वाला सेगमेंट, कैंसिलेशन वाला पॉइंट और ये टोटल वाला यहाँ पर आ जाएगा 144, ठीक है। 144, तो एक बार ये लिख लेते हैं ऐसे करके, फिटिंग्स इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन कॉन्सोलिडेटेड। अच्छा, तो ये वाला हो गया, टोटल कर लिया हम लोगों ने। टोटल करने पे यहाँ पर आ गया है 144, ठीक है। अच्छा, अब ये लेस करेंगे, लेस करने से आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ जाएगा सेगमेंट रिजल्ट। यहाँ कोई एक्सपेंस था नहीं, तो 240, 30 और 12 इसका जैसा था वैसा ही रहेगा। 240, 30 और 12 और यहाँ पर, ठीक है, वो तो कैंसिलेशन होगा तो वहां कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 144 से लेस हो जाएगा 258 और माइनस 144, 114, ठीक है। ये आ गया 114। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, नेक्स्ट इसके आया, इसको हमें क्या लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसके बाद देखते हैं क्या खर्चा है। खर्चा और कुछ है, इंटरेस्ट कॉस्ट है 6, 8 और 2, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो हमारे सेगमेंट में जो है वो हम लोग चार्ज नहीं करते, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सक्लूडेड होता है। जहां पर हम लोगों ने एक्सपेंसेस पढ़ा था कि कौन कौन सा एक्सक्लूडेड होता है, वहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट पढ़ा था। तो ये सबका जो टोटल है दैट इज 16, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, ये हम लोग का कॉन्सोलिडेट में जाएगा, इंडिविजुअली 6, 8 और 2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। ये क्योंकि सेगमेंट में इंडिविजुअली नहीं जाता है तो ये डायरेक्टली हम लोग का चला जाएगा यहाँ पर
और ये जो देखो, ये भी मैंने यहाँ पर जो लिखा ना 144 हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका भी सेम ही लॉजिक है कि हेड ऑफिस का जो एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस में जाता है, ठीक है। हेड ऑफिस ने इसमें रीएलोकेट जरूर किया, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे तो ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस का अगर डेफिनेशन देखोगे जो मैंने लिखवाया है वहां पर एक्सक्लूडेड में हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी एक्सक्लूडेड है, कि अगर हेड ऑफिस का कोई एक्सपेंसेस है वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अब और तो कोई एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। इसके बाद एसेट है, ठीक है, और लाइबिलिटी है। तो ये टोटल करके हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ये एडजस्ट करके आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 240, 30, 12, और ये वाला हो जाएगा 114 और 16, ये हो गया 98। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हो गया, देखो रिपोर्ट का ये जो रिपोर्ट है वो बन गया। अब जो एसेट वैसेट है उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है, हेड ऑफिस का है, और सेगमेंट का भी है, तो सेगमेंट का सेगमेंट में चला जाएगा, ठीक है। और हेड ऑफिस का हेड ऑफिस में दिखा देंगे। तो पहले सेगमेंट का दिखा देते, सेगमेंट एसेट बोल के। सेगमेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में ये देखो 360 और 180, 360 और 180, और ये सबका टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये हो गया 400, 400, और ये 540, 540 हो जाएगा। और इसके बाद था देखो ये फिक्स्ड एसेट और नेट करेंट एसेट 180, 60, 135। 180, 60 और 135, ठीक है। तो 240, 240 और 135, मतलब 375, ठीक है। अब इसको कर देंगे टोटल, ये 120, 480, 315, 915, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं, ये सेगमेंट का एसेट हो गया। अब जो हम लोग का हेड ऑफिस का एसेट है वो ये दोनों मिला के है, मतलब नेट करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट अगर दोनों को मिला लेते हैं तो उसमें हो जाएगा हम लोग का 75 और 72, मतलब हो जाएगा 147, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएलोकेटेड एसेट ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि ये हम लोग सेगमेंट में एलोकेट नहीं कर सकते हैं। अनएलोकेटेड एसेट ऑफ हेड ऑफिस 75 प्लस 72, ठीक है। 75 प्लस 72, ये इसको तो ऐसे क्लोज कर देना है, यहां पर से हटाते हैं, ये यहां तक जाएगा। हम्म, और इसके नीचे ये 915 के नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा 147, ठीक है। तो 147 ये यहाँ से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड होने से ये हो गया 1062। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब क्या हुआ देखो, यहाँ पर जो एसेट अनएलोकेटेड क्यों बोला, क्योंकि जो हेड ऑफिस का एसेट है वो थोड़ी ना हम लोग का सेगमेंट में जाएगा, इसीलिए सेगमेंट में वो एलोकेट नहीं हो रखा है। तो हेड ऑफिस का टोटल एसेट इतना हो गया। तो कॉन्सोलिडेटेड अगर मिला जुला के देखे तो इतना टोटल ऑर्गेनाइजेशन के पास 1062 का एसेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेगमेंट का लाइबिलिटी। एसेट डिस्क्लोज हो गया, सेम तरीके से लाइबिलिटी को भी डिस्क्लोज करना है, ये रहा सेगमेंट का लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट लाइबिलिटीज। सेगमेंट लाइबिलिटीज में देखते हैं कितना कितना है, 30, 15 और 180, 30, 15 और 180, ठीक है। और टोटल करने पे ये हो जाएगा 45 और 180। मैम 225। अच्छा, 225। तो अब इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30, 15, 180 और 225, क्योंकि इसमें
हेड ऑफिस का, हाँ हेड ऑफिस का भी है, इसके बाद हेड ऑफिस वाला भी लिखेंगे। हाँ है, ये रहा 57, ये क्लोज। अब लिखना है हम लोग को ये यहाँ तक क्लोज हो। यहाँ पर लिखेंगे अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज ऑफ हेड ऑफिस। अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज ऑफ हेड ऑफिस 57 है, तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल में। तो टोटल लाइबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन का 282 टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, बस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखो मेन जो है समझने वाला पॉइंट, यहाँ पर देखो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, डिविजन्स जितने रहेंगे मतलब सेगमेंट वो लिख देना है, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन और कॉन्सोलिडेटेड बना लेना है। तो हम लोग को रिपोर्ट जनरेट करना है, इसका मतलब हमें सेल्स माइनस कॉस्ट करने से रिपोर्ट पता चल जाएगा। तो सेल्स में हम लोग को सबसे पहले सेगमेंट का सेल्स लिखना है, जिसमें डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ये मिला के हो गया एक्सटर्नल, देश के अंदर देश के बाहर, और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कितना सेल कर रहा है वो टोटल लिखने से हमें पता चल जाएगा टोटल। और जो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है वो ऑलवेज एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर उसका कोई कॉन्सोलिडेटेड में वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों का टोटल, ये सब का टोटल तो इधर आते ही जाएगा, देखो ये सब का टोटल इधर आएगा, ये सब का टोटल इधर आएगा। ठीक है, और ये इंटर सेगमेंट था तो ये कैंसिल हो गया, तो इधर नहीं आया। फिर ये देखो टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। फिर सेगमेंट का रिजल्ट, ठीक है, सेगमेंट का रिजल्ट हमें गिवन था, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, बस सेल्स दिखाया था तो दिखा दिया, कॉस्ट दिखाता तो लेस करने से शायद रिजल्ट यही आता, बट इन्होंने क्वेश्चन में खुद से रिजल्ट दे दिया, तो सेगमेंट का रिजल्ट फिर से हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल दिखा दिया कि सेगमेंट का रिजल्ट इतना हो रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेड ऑफिस। अब हम लोग एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस में ये देखो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस, एक्चुअली हेड ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है जो उसने रीएलोकेट किया है या जो भी हो, हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस कॉन्सोलिडेट में दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सपेंस के डेफिनेशन में लिखवाया हुआ था क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है, तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ गया डायरेक्टली। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ कोई माइनस करने वाला पॉइंट था नहीं, सेगमेंट रिजल्ट में सेगमेंट एक्सपेंसेस कुछ था नहीं, अगर सेगमेंट एक्सपेंसेस होता तो 240 से 30 से 12 से लेस होके पुट होता, क्योंकि कुछ नहीं था तो डायरेक्टली वही सब इधर दिख रहा है, बस इधर लेस होके ये इतना दिख रहा है। इंटरेस्ट भी एक्सक्लूडेड होता है तो इसीलिए यहाँ पर आया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेगमेंट का इतना, कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में इतना आ गया। फिर सेगमेंट एसेट लिख के इसका टोटल, सेगमेंट करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट लिख के इसका टोटल, ये इंडिविजुअली टोटल, ये ओवरऑल टोटल। अब जो एसेट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है फुल, ठीक है, तो पूरे कंपनी का एसेट है, तो वो यहाँ पर जो है अनएलोकेटेड एसेट बोल के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो हम लोग सेगमेंट में एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो ये टोटल हो गया इतना एसेट। अब टोटल लाइबिलिटीज, पहले सेगमेंट लाइबिलिटीज लिख लेंगे, फिर अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज यानी ओवरऑल लाइबिलिटीज, तो ये हो गया हम लोग का टोटल लाइबिलिटीज 282। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। तो कभी अगर क्वेश्चन दे दे तो सेम इस तरीके से ही दे देगा, ऐसा ही क्वेश्चन इसी का चांसेस है, तो बस तुम लोग को इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखा देना है। अच्छा, और एक चीज प्रेजेंट करना है, जो सेल्स रेवेन्यू बाय जियोग्राफिकल मार्केट, वो भी प्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं। वो तो हो गया प्रोडक्ट वाइज, मतलब बिजनेस सेगमेंट अकॉर्डिंग, और ये जियोग्राफिकल सेगमेंट अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो वो भी दिखाते हैं, क्योंकि देश में और देश के बाहर भी बिकता है ना, तो फिर जियोग्राफिकल सेगमेंट तो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू बाय जियोग्राफिकल मार्केट या सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन का ही होगा, पर्टिकुलर्स होम यानी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, एफ सेगमेंट के थ्रू से एक्सपोर्ट ब्राइट, ब्राइट बार क्या नाम है वो वाला देना है, और एक्सपोर्ट फिटिंग्स, फिटिंग सेगमेंट।
और consolidated। फॉर्जिंग, ठीक है, फॉर्जिंग। अच्छा, यहाँ पर वही एक्सपोर्ट सेल देना है, मतलब एक्सटर्नल सेल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेल्स, अब देखो यहाँ पर जियोग्राफिकली हम लोग देश में भी बेचते हैं, देश के बाहर कहाँ कहाँ बेचते हैं वो भी दिखाना है। तो जियोग्राफिकली देखो यहाँ पर दिख रहा है कि डोमेस्टिक सेल है 90 देश के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में देखते हैं 6135 इस सेगमेंट का है, ठीक है। ये कहाँ बेच रहा है, उस कंट्री का नाम नहीं पता, अगर पता होता तो लिख देते, बाकी सब में कंट्री नेम हमें पता है, पता होगा तो लिख देना है। अच्छा, फिर ये ब्राइट, ब्राइट का है रवांडा, यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300। सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। अच्छा, कंट्री का नाम। अच्छा, फिर यहाँ पर मालदीव, मालदीव लिख देना है 270। और कॉन्सोलिडेटेड मतलब सबका टोटल, सबका टोटल करने से आ जाएगा, ये हो गया 570 प्लस 90 प्लस 6135, 6795, ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटर सेगमेंट सेल नहीं आएगा, सिर्फ जियोग्राफिकल मार्केट में हमें डोमेस्टिकली क्या बेच रहे हैं और बाहर के देश में क्या बेच रहे हैं वो दिखाना है। यहाँ पर इंटर सेगमेंट सेल नहीं आता है, जो जियोग्राफिकल वाला सिचुएशन होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल मार्केट में मतलब जियोग्राफिकल सेगमेंट जो डिस्क्लोज करना है, तो इस तरीके से होगा। अगर आया तो सेम ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो फिर उसमें इस तरीके से लिख के दिखाना है। फिर ये 5th नंबर वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरी, बैटरी बनाता है फॉर स्कूटर, कार, ट्रक एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। तो बोल रहा है कि बैटरी जो है वो देखो, बैटरी ऐसा बैटरी बनता है जो स्कूटर में लगेगा, कार में चाहिए होता है, ट्रक में चाहिए होता है, और एक तरीके का बैटरी बनता है जो इन्वर्टर और यूपीएस में लगता है, ठीक है। तो ये दोनों बैटरी जो है ये ऑब्वियसली अलग अलग बैटरी है, जो गाड़ियों में मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया ना, स्कूटर, कार और ट्रक, तो जो बैटरी यहाँ लगता है ऑब्वियसली वो इन्वर्टर या फिर यूपीएस, मतलब जो कंप्यूटर में लगता है वो यूपीएस वगैरह में थोड़ी ना, वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए जो बैटरी यूज होता है वो और ये बैटरी सेम नहीं होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या इनके कितने सारे सेगमेंट है, और है तो कितने, क्यों हम लोग बोलेंगे, मतलब क्या ये अलग अलग सेगमेंट है, ये जो बैटरी का काम दिख रहा है तो क्या ये अलग अलग सेगमेंट है, अगर है तो क्यों है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट वाइज हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, कि ये अलग प्रोडक्ट है, भले ही बैटरी है लेकिन वो अलग प्रोडक्ट है क्योंकि वो अलग जगह पे यूज होता है। क्योंकि देखो हम लोगों ने जब बिजनेस सेगमेंट पढ़ा था, ये जियोग्राफिकल तो है नहीं, जियोग्राफिकल मतलब क्या होता है, जब अलग अलग जगह पे बिकता है, ठीक है, अलग अलग देशों में या फिर एक ही देश में अलग अलग स्टेट में, तो वो जियोग्राफिकल होता है। तो उसमें हम लोगों ने सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना, क्या क्या फैक्टर्स है जिसको देख के हम लोग बोल सकेंगे कि ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है या फिर ये बिजनेस सेगमेंट। तो ये बिजनेस सेगमेंट है क्योंकि देखो इनके प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। ये जो है ये खरीदने के कस्टमर अलग होंगे, ये खरीदने का कस्टमर बेस अलग होगा, इसको बेचने का जो मीडियम है वो अलग होगा, इसको बेचने का मीडियम अलग होगा, ठीक है, इसको बनाने का प्रोसेस अलग होगा, इसको बनाने का प्रोसेस अलग होगा। तो जो मैंने तुम लोग को फैक्टर्स लिखवाया था, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पर ये फैक्टर्स में हम लोगों ने यही लिखा था कि कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि जो हम लोग का ये बिजनेस सेगमेंट है कि नहीं। तो जो फैक्टर्स है वही हम बता रहे हैं। देखो फैक्टर्स यहाँ पर यही सब हमें कंसिडर करना है कि ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका बनाने का प्रोसेस अलग है, इसको बेचने का प्रोसेस अलग है, ठीक है। जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, ऑयल का और सीन का, ठीक है। तो वैसे ही कि दोनों प्रोडक्ट अलग है, दोनों का कस्टमर बेस अलग है, दोनों के ऊपर पॉलिसीज अलग लगता है, दोनों का जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दो बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंट मतलब बिजनेस सेगमेंट है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। ये देखो बोल
बोल रहा है कि द बेसिक प्रोडक्ट बैटरी है, बट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द बैटरीज फॉर ऑटोमोबाइल एंड द बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स। वही जो फैक्टर्स लिखवाया था कि दोनों का जो रिस्क और रिटर्न है ना, जो फैक्टर्स कंसिडर करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो फैक्टर्स जो है उसके हिसाब से ये दोनों भले ही बैटरी है लेकिन अलग है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज द रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, रोड कंडीशन, क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा, वेयर इन केस ऑफ बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस द रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय पावर कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो है डिपेंड करेगा। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट माइक्रोटेक लिमिटेड हैज टू बिजनेस सेगमेंट, ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। तो दो बिजनेस सेगमेंट है। एक सेगमेंट का नाम इन्होंने दे दिया ऑटोमोबाइल बैटरीज और दूसरे सेगमेंट का नाम इन्होंने दिया है बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। तो ऑब्वियसली दो सेगमेंट है, क्योंकि दो प्रोडक्ट भले ही जो है बेसिक चीज तो बैटरी है, लेकिन इसका यूजेस जो है, जो फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है कि प्रोडक्ट अलग है कि नहीं, तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसका ये देखो, इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो ऑटोमोबाइल बैटरीज है रोड कंडीशन पे, क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स पे डिपेंड करता है, जबकि इन्वर्टर और यूपीएस का जो है रिस्क और रिटर्न, पावर कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट हो गया। बाकी ये हम लोगों ने कर लिया था। अब इसमें भी दो क्वेश्चन बाकी था, वो हम बताते 7 और 8। देखो 7th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि कंपनी ए इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट टू डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट। तो कंपनी ए का जो है दो बिजनेस सेगमेंट है अलग अलग। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट ओनली। ये लोग अभी जो है सिर्फ इंडिया में, यानी देश में ही बेच रहा है। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या चाह रही है कि जो देश में बिक रहा है उसमें ही दो सेगमेंट बनाए, रूरल और अर्बन बोल के। बिसाइड्स द टू बिजनेस सेगमेंट, हाउ शुड कंपनी ए आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल सेगमेंट? डू जियोग्राफिकल सेगमेंट एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री? एक्सप्लेन इन लाइन विथ प्रोविजंस ऑफ AS17। तो मेन क्वेश्चन इसमें यही वाला है कि हमें ये बताना है कि ये लोग बोल रहे हैं ना कि देखो अभी ये कंपनी जो है कहाँ पर प्रोडक्ट बेच रही है, बोल रहा है इसका दो बिजनेस सेगमेंट है और ये कंपनी जो है डोमेस्टिकली ही प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक है। और ये कंपनी का जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या बोल रहा है, इज ऑर्गेनाइज टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट। तो ये दो ब्रॉड मार्केट सेगमेंट बनाना चाह रही है, रूरल और अर्बन बोल के, ये डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही। तो बोल रहा है क्या जियोग्राफिकल सेगमेंट सेम कंट्री के अंदर पॉसिबल है, ये हमें बताना है। जियोग्राफिकल सेगमेंट एक्सप्लेन करना है इन लाइन विद इन द प्रोविजन ऑफ AS17, ठीक है। AS17 के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। जो जियोग्राफिकल सेगमेंट है उसमें ऐसा थोड़ी है कि दो देश ही होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। हाँ, मैंने एग्जाम्पल जो है दो देश का दिया था, इंडिया और यूके, यूके या फिर यूएसए का बर्गर वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो तो एग्जाम्पल था कि भाई दो देश ही होना चाहिए, ठीक है। एक ही देश के अंदर दो जियोग्राफिकल सेगमेंट भी आराम से हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो ये देखो जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होता है कि जियोग्राफिकली जैसे दोनों प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका जो है पॉलिसीज अलग होना चाहिए, उसमें जो भी फैक्टर्स मैंने लिखवाया तो वो सारे फैक्टर्स अगर कंसीडर हो जाएंगे तो जियोग्राफिकली भी देश के अंदर, मतलब डोमेस्टिकली भी जो है जियोग्राफिकल सेगमेंट बन सकता है आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड ऑपरेटिंग इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। ये जियोग्राफिकल सेगमेंट मे बी सिंगल कंट्री, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंट्रीज। देखो एक कंट्री के अंदर भी जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, ग्रुप या मतलब ग्रुप में, या फिर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर भी हो सकता है, रीजियन विद ए कंट्री, कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर रीजियन वाइज भी जो है हम लोग जियोग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ही तो हमें पता चल गया कि फिर ये जो अर्बन और रूरल दो जियोग्राफिकल सेगमेंट का बात कर रही है आराम से बन सकता है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, रीजियन विद
विद इन ए कंट्री, ये हो गया। फिर बाकी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर इन मेकिंग सच ए जजमेंट एस्पेक्ट लाइक डिफरेंट प्राइसिंग एंड अदर पॉलिसीज, तो वहां पर फैक्टर्स देखोगे ना, मुझे ना यहाँ नहीं मिल रहा है वो वाला पीडीएफ जो मैंने लिखवाया, नहीं तो हम दिखा देते एक बार। जो भी फैक्टर्स हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा जियोग्राफिकल सेगमेंट को जो है एस्टेब्लिश करने के लिए, तो अगर वो सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, यहाँ पर वही बोला, ये देखो क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, ये देखो डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट रीजियंस में बी कंसिडर फॉर द पर्पस आइडेंटिफाइंग अर्बन एंड रूरल एज सेपरेट जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, हम लोग जियोग्राफिकल सेगमेंट बोल के इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 8 नंबर। एट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये 8 नंबर ही अभी हम लोगों ने किया, नहीं 7 नंबर किया, 6 नंबर तो पहले दिन कर लिया था। हाँ देखो, हाँ मुझे याद आ गया, ये देखो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है उसमें हम लोग क्या देखते थे, सिमिलरिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, उसके अलावा जो है प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, उसके बाद स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस, ठीक है, अंडरलाइंग करेंट रिस्क, करेंसी रिस्क, ठीक है, करेंसी रिस्क जो है एटसेट्रा, ये सब फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है। अच्छा, फिर ये देखो 8th नंबर में बोल रहा है पीके लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट एट इज प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, तो बिजनेस सेगमेंट को इसने प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है ये माना है, ठीक है, तो ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अगर किसी का बिजनेस सेगमेंट प्रायोरिटी है तो वो प्राइमरी, और जियोग्राफिकल सेकेंडरी है तो उसे प्राइमरी फॉर्मेट में दिखाते हैं, और अगर जियोग्राफिकल पहला ज्यादा प्रायोरिटी है और जो है बिजनेस सेगमेंट सेकंड प्रायोरिटी, तो उसे हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। फिर बोल रहा है इट हैज आइडेंटिफाइड इंडिया, यूएसए एंड यूके एज 3 जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो ऑलरेडी इनका 3 जियोग्राफिकल सेगमेंट है, ठीक है। इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचते हैं, विच कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द कंपनी सेल, तो इंडिया में जो बिकता है वो पूरे सेल का 70% है, 20% इन इज सोल्ड इन यूएसए, ठीक है, 25% यूएसए में बिकता है पूरे सेल का, एंड बैलेंस इन यूके, तो बैलेंस कितना हो रहा है, ये 70 और 25 मतलब 95, तो 5% जो है वो यूके में बिकता है। is PK Limited as part of the geographical secondary segment information required to disclose segment revenue from export sale, export sale तो ये दो है, यूएसए और यूके, क्या ये जो सेगमेंट दो है जियोग्राफिकल सेगमेंट यूएसए और यूके, इसका जो सेल है क्या इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वेयर सच सेल आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर वो सेल सिग्निफिकेंट हो या सिग्निफिकेंट ना हो, पूछ रहा है कि क्या ये सेल को, एक्सपोर्ट सेल को इन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, ये बताना है कि डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। तो देखो अगर डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, देखो जो हमें एक्सपोर्ट सेल पूछा है, एक्सपोर्ट सेल में दो ही है, एक है यूके और एक यूएसए, तो हमें क्या करना चाहिए, सेल का रूल्स क्या था कि 10% ऑफ टोटल सेल, अगर टोटल सेल का 10% होता है तो ऑब्वियसली हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये देखो यहाँ पर 10% से कम कौन सा है, ये वाला तो ज्यादा है, ये वाला, ठीक है, 10% से भी कम है, तो अगर 10% से कम है तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा था ना, जो हम लोग का रेवेन्यू से टेस्ट था, मतलब सेल टेस्ट, तो वहां पर जो था कि टोटल सेगमेंट का कितना होना चाहिए, 10% या उससे ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा, तो देखो तो इसका मतलब यूके वाला डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो 5% है, बाकी यूएसए वाला डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो 8th नंबर में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, for each geographical segment whose revenue from sales to external customer is 10% or more of the enterprise revenue, उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये ऊपर वही लिखा हुआ होगा, देखो as per AS17 if primary format of an enterprise for reporting segment information is business segment, मतलब प्राइमरी फॉर्मेट यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका जो रिपोर्टिंग सेगमेंट है वो मेनली बिजनेस सेगमेंट है। इट शुड ऑल्सो रिपोर्ट सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकल एरिया, बोल रहा है इसको फिर भी क्या करना पड़ेगा,
डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेगमेंट रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। कौन सा वाला बोल रहे, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर फॉर ईच जियोग्राफिकल सेगमेंट। कौन सा जियोग्राफिकल सेगमेंट का करना पड़ेगा, जिसका रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर 10% और मोर ऑफ द एंटरप्राइज होगा। देयरफॉर फॉर the purpose of disclosing secondary segment information, PK Limited is not required to disclose segment revenue from export sale to UK वाला disclose नहीं करना है, क्यों? Since that segment does not meet 10% or more enterprise revenue threshold, ये वाला तो फिर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। However, other secondary segment information as per AS 70 should be disclosed in respect of this segment if the threshold prescribed in the AS 17 are met। मतलब यूके को नहीं करना है, सीधा बात यह है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो 10% या उससे ज्यादा वाला जो है लिमिट या फिर जो टेस्ट है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं करना पड़ेगा, बाकी सबको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो है ये पैरा में ये लिखा हुआ है कि अगर प्राइमरी फॉर्मेट कोई एंटरप्राइज यूज कर रहा है, प्राइमरी फॉर्मेट मतलब जिसका बिजनेस सेगमेंट प्रायोरिटी, बिजनेस सेगमेंट मेन है और जियोग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी है। फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज बिजनेस सेगमेंट, उसी को प्राइमरी फॉर्मेट बोलते हैं। इट शुड ऑल्सो report segment revenue from external customer by geographical area based on geographical location of its customer for each geographical segment। अब ये geographical segment का रूल्स पता है, मतलब कौन से सेगमेंट में कैसा रिपोर्टिंग होता है, ये कौन सा सेगमेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट में कैसे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे बोला है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो है रेवेन्यू दिया हुआ था, तो हम लोग रेवेन्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और उसमें देखा गया कि जो यूके वाला सेगमेंट है वो 10% वाला जो है रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो वाला हमें जो है डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा उसका सेल, ठीक है, बाकी सबका सेल हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी के बेसिस पे ही था क्वेश्चन, ठीक है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये सब केस स्टडीज क्वेश्चन है। ये जो अभी हम लोगों ने दो किया, ठीक है, ये केस स्टडीज क्वेश्चन, और आज इलास्ट्रेशन में भी दो क्वेश्चन हम लोगों ने केस स्टडी वाला किया। एक तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन केस स्टडी वाला था जो बैटरी वाला था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक यहाँ पर जो इंटर ट्रांसफर वाला था वो भी हम लोग का केस स्टडीज वाला ही क्वेश्चन, ये वाला इलास्ट्रेशन टू, ठीक है। अब ये हम लोग का एस 17 कंप्लीट हो रहा है, अब हम लोग एस 18 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एस 18, ठीक है, एस 18 इसका नाम लिखो, ये नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, अच्छा, तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा है ये भी डिस्क्लोजर वाला ही है कि हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी, ठीक है, डिस्क्लोज यानी हमें जानकारी देना पड़ेगा, किसका, रिलेटेड पार्टी का, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हमें डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले लिखो इसमें एस 18 prescribes the requirement for disclosure of related party relationship and transactions between the reporting enterprise and its related parties। देखो इसका मतलब क्या है, इसमें मेन दो पॉइंट हमें समझना है, एक है ये रिलेशंस, ठीक है,
ये यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। रिलेशनशिप्स ये हमें मेनली समझना है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो बोल रहा है AS18 प्रेस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट, ये क्या कौन सी चीज का रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब करता है कि डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है और ट्रांजैक्शंस क्या हुआ है बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी और रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के बीच का जो भी ट्रांजैक्शंस है और जो भी रिलेशनशिप है वो डिस्क्लोज करने का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों करना है और कैसे करना है, वो हमें AS18 बताएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग पार्टी क्या है, मतलब दो दो जन के बीच में हमें रिलेशंस बताना है और ट्रांजैक्शंस उनके बीच में अगर जो हुआ है वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक कौन है, एक है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मान लो ये कौन है, ये है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज क्या होता है वो हम एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब है कोई भी एंटिटी जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रही है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एनी एंटिटी, समझने के लिए, एनी एंटिटी हु प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटिटी जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है बना लेता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रखा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मान लो इनके पास जो इनका रिपोर्ट है, इनके पास जो इनका रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें इनको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो देखो यहां पर रिलेशन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। किसके साथ, रिलेटेड पार्टी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी, जो भी बोलो, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने ड्रॉ करके वही बताया, एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज वो होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रखा है, ठीक है। उसको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी रिलेशन है और उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसी के बारे में AS18 बताता है। मतलब अगर इसका एक समरी बोलो तो ये पूरा समरी बन चुका है कि भाई ये AS18 का समरी है। AS18 prescribes the requirement for disclosure of related party, ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इधर, और क्या चीज का, रिलेशनशिप का डिस्क्लोजर, और ट्रांजैक्शंस जो इन दोनों के बीच में हुआ है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो अभी हमें यही पढ़ना है मेनली कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सा कंसीडर होगा और जो है रिलेटेड पार्टी मतलब कौन कौन है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी तो समझ रहे हैं, बट रिलेटेड पार्टी मतलब कौन कौन है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग वही लिखेंगे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। पहला, होल्डिंग, होल्डिंग कंपनीज अल्टीमेट होल्डिंग as well subsidiaries and fellow subsidiaries. B, associate and joint ventures.
individual owing directly or indirectly comma an interest in voting power. Key management personnel and relative of such personnel. Enterprise over which any persons ब्रैकेट में C और D is able to exercise significant influence. अच्छा देखो, अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी, ठीक है, मतलब जो रिपोर्टेबल एंटिटी है, ये देखो यहाँ पर जो ये, लेकिन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला नहीं है, ठीक है, रिपोर्टेबल एंटरप्राइज, यहाँ पर वो रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो रूल्स था वो A17 वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, यहाँ पर रिपोर्टेबल मतलब जिसके पास अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तो बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनीज या फिर सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरीज, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का मतलब तो पता ही है तुम लोग को, मान लो ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, अब ए अगर बी का 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है तो ए को बोलेंगे होल्डिंग, बी को बोलेंगे उसका सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन अगर है तो फिर उन्हें हम लोग रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। फिर बोल रहा है एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर, इसको हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे, ठीक है, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर जो है ये कंसेप्ट को अलग से फिर इसका डेफिनेशन लिखना है, तो इसको अभी यहाँ पर एक बार इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेटेड पार्टी मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन अगर है तो वो रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंड इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हम लोग का कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी भी क्या कर रहा था, 51% शेयर होल्ड करने का मतलब तो वोटिंग राइट्स को ही जो है लेना ना। तो यहाँ पर देखो के बदले कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जिसके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब या तो वो खुद वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है या फिर उसके किसी मतलब इनडायरेक्टली मतलब अपने पेरेंट्स या वाइफ या ऐसे कुछ भी, ठीक है, या हस्बैंड, ये मतलब स्पाउस, ठीक है, जिसके केस में जो होगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब अपने से या अपने किसी और के थ्रू से अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर रहा है, वोटिंग पावर, ठीक है, वोटिंग पावर को ले रहा है, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा रिलेटेड पार्टी, ठीक है, उस रिपोर्टेबल जो है एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनल, ठीक है, तो अगर कोई की मैनेजमेंट पर्सोनल है और उनके जो रिलेटिव्स है उन पर्सोनल के, वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। की मैनेजमेंट पर्सोनल मतलब जो मेन, की मतलब मेन, ठीक है, जो मैनेजमेंट का मेन पर्सोनल है, जैसे रिलायंस के केस में मान लो मुकेश अंबानी, ठीक है, तो वो हो गए की मैनेजमेंट पर्सनल। तो की मैनेजमेंट पर्सनल और उनके रिलेटिव, उस पर्सन के रिलेटिव्स जो है वो भी रिलेटेड पार्टी में आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन सी और डी, सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो बोल रहा है कि एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन, ठीक है, किसी एंटरप्राइज में ऐसा कोई पर्सन, चाहे वो ऑप्शन सी मतलब ये कोई की इंडिविजुअल हो जो कि
वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, मतलब 51% तक शेयर होल्ड कर रहा है या उससे ज्यादा, या फिर की मैनेजमेंट पर्सनल या फिर उनके रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लाएंगे वो भी हो जाएंगे रिलेटेड पार्टी के अंदर आ जाएंगे। तो रिलेटेड पार्टी में क्या हो गया, सब्सिडियरी और होल्डिंग वाला रिलेशन रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो है वोटिंग पावर को होल्ड कर रहा है, की मैनेजमेंट पर्सनल और उनके रिलेटिव्स, ठीक है, और ऐसे कोई लोग जो कि सी और डी, ठीक है, एनी पर्सन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लाएगा वो भी हो जाएगा रिलेटेड पार्टी, अगर एंटरप्राइज में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लाएगा तो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द फॉलोइंग आर deemed not to be related party. Point A, two company having similar डायरेक्टर, बोल रहा है कि ये जो अभी नीचे हम लोग लिखेंगे ये जो है रिलेटेड पार्टीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखा है टू कंपनी हैविंग सिमिलर डायरेक्टर, मतलब जैसे कि मान लो ये कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये इंसान इसमें भी डायरेक्टर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कंपनी आपस में जो है रिलेटेड है या फिर ये रिलेटेड पार्टीज होगा, इनमें रिलेशंस जो है ये तीनों में ये रिलेटेड पार्टी का होगा, ऐसा नहीं है। द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी, तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं होगा, ठीक है, वो बोल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट बी में, ए सिंगल कस्टमर supplier franchisor distributor agent distributor agent with whom huge volume of transaction takes place। फिर पॉइंट सी, द parties listed below in the course of their normal dealings with enterprise। providers of finance, trade unions, public utilities, government department और एजेंसीज। देखो बोल रहा है यहाँ पर, पहला तो मैंने बता दिया कि दो कंपनी का अगर सेम डायरेक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे।
ए सिंगल कस्टमर, एक कोई कस्टमर या सप्लायर, ठीक है, एक सिंगल सप्लायर या फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट विथ हुम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी इंडिविजुअल के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसका रिलेटेड पार्टी ही है, ठीक है। ये देखो, ये मान लो इस इंसान के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज वॉल्यूम में ट्रांसफर कर रहा है, तो ह्यूज वॉल्यूम में ट्रांसफर मान लो 300 करोड़ का ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर ह्यूज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इससे हम लोग ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन चाहे कस्टमर के साथ हो, ठीक है, और उस रिपोर्टेबल एंटरप्राइज का चाहे सप्लायर के साथ हो, फ्रेंचाइजर के साथ हो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो, या फिर किसी एजेंट के साथ हो। ह्यूज वॉल्यूम में होने का मतलब ये नहीं है कि वो रिलेटेड पार्टी है। मतलब ह्यूज वॉल्यूम में होने का मतलब ये नहीं है कि वो होल्डिंग सब्सिडियरी है या एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है, या फिर वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में 51% से ज्यादा यानी वोटिंग राइट्स जितना हो पाए उतना शेयर होल्ड कर रहा है, या फिर की मैनेजमेंट पर्सनल या उससे रिलेटेड पार्टीज है, ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। ऐसा हम लोग मान नहीं सकते कि ये रिलेटेड पार्टी है। द पार्टीज लिस्टेड बिलो, और ये जो लिस्ट बिलो लिस्ट बना हुआ है ये भी जो है रिलेटेड पार्टी है, ऐसा नहीं है। इन द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग्स, मतलब अगर हम लोग किसी के साथ नॉर्मल कोई बिजनेस डीलिंग्स कर रहा है, कौन, वो रिपोर्टेबल एंटरप्राइज, तो ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों में कुछ रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन है। जैसे बोल रहा है प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, कोई किसी को लोन, मतलब इस एंटरप्राइज को, रिपोर्टेबल एंटरप्राइज को कोई लोन दे रहा है, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब वो किसी से अगर फाइनेंस हेल्प ले रही है, मतलब लोन वगैरह ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में रिलेटेड पार्टी, ये तो नॉर्मल डीलिंग्स है, बिजनेस होगा तो फिर इस तरीके का डील तो होगा, फाइनेंस तो लोग करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। तो अब ये जिनमें जिसके साथ जिसका मतलब जिस रिपोर्टेबल एंटिटी के साथ जिन्होंने जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया वो रिलेटेड पार्टी हो आपस में, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस के साथ जो नॉर्मल डीलिंग्स होता है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड पार्टी है। पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी, जैसे मान लो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स, जीएसटी ये सब दे रहे हैं, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट हमारा रिलेटेड पार्टीज है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। जैसे देखो ये जैसे इसका एग्जांपल अगर बोलो बैंक, ठीक है, बैंक के साथ तो फाइनेंस प्रोवाइड का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये थोड़ी ना है कि बैंक उसका रिलेटेड पार्टी हो गया, ठीक है। ट्रेड यूनियंस जैसे लेबर वगैरह, ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये इसका रिलेटेड पार्टी हो गया। पब्लिक यूटिलिटीज जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से जो भी हम लोग, जैसे कंपनी तो अपने प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस कर ही सकती है, कंपनी बड़ा बड़ा इंश्योरेंस करती है, तो वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है, मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह बनवा रही है स्टॉक के ऊपर या प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, तो ये जरूरी थोड़ी रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ, मतलब ये ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन जो है वो एज ए रिलेटेड पार्टी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज का तो मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे हम लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं, इनकम टैक्स कर रहे हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट हमारा रिलेटेड पार्टी है तो हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ये तो बिजनेस का एक नॉर्मल कोर्स ऑफ, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी या नॉर्मल डीलिंग्स है, तो ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये लिस्ट वगैरह तुम लोग को याद रखना है थोड़ा, जैसे केस स्टडीज क्वेश्चन आता है इससे ज्यादा तो उसमें हम लोग बोल पाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पशन फ्रॉम AS 18। AS 18 में क्या क्या एग्जेम्प्टेड है। इन सर्टेन सिचुएशन, यहाँ पर conflict with the reporting enterprises duties of confidentiality।
अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेफर एस 21 ऐसे लिख के रखो। और यहाँ पर लिखेंगे स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। देखो तो यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है एक्सेप्शन फ्रॉम एस 18। एस 18 तो हमें रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करने बोल रहा है, ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे जो है एस 18 लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उससे ज्यादा जो है लॉ, क्योंकि अगर तुम लोग पढ़ोगे तो लॉ सबसे ऊपर होता है, ठीक है। एस भी लॉ ही है, लेकिन एस और लॉ में अगर देखा जाए तो लॉ को ऊपर रखा गया है, एस जो है वो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं एस 18 या कोई भी एज 18 का बात नहीं है, कैन नॉट ओवर राइड स्टैट्यूट। मतलब लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, कन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटीज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे कुछ ऐसा चीज जो कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि एस 18 डिस्क्लोज करने बोल रहा है तो हमें रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल जो भी चीज रखना है लॉ के अकॉर्डिंग वो रखना है, फिर हमें एस 18 के हिसाब से नहीं सुनना है। तो वही लिखा हुआ है एस 18 कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट, क्योंकि वो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर ड्यूटी है कि कॉन्फिडेंशियल रखना है तो रखना है, फिर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को कि एस 18 के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड, हाँ देखो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जब एक बिजनेस दूसरी, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना चैप्टर, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेल परचेज होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्ड करता है 51% से ज्यादा, तभी तो मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन होता है, तभी तो कॉन्सोलिडेट किया जाता है उनके बैलेंस शीट को, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो जो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसमें हमें क्या करना है, वो भी उस पे एस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एस 21 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो वहां पर भी हमें जो डिस्क्लोज करना है वो एस 21 के अकॉर्डिंग करना है, वहां पर एस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज बोल रहा है। और फिर देखो स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, मतलब किसी एंटरप्राइज में अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है, ठीक है, तो उस पे भी एस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये देखो, ये मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब स्टेट का कंट्रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो उस पे एस 18 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जेम्पशंस क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन में कंट्रोल। ये देखो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना एकदम स्टार्टिंग में, तो ठीक है यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देखो हम बताते हैं कि कंट्रोल मतलब क्या होगा, तो ये डेफिनेशन में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कंट्रोल का मतलब क्या है। कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल मतलब क्या है ना, वो जो होल्डिंग सब्सिडियरी कैसे हो रहा है, एसोसिएट कैसे हो रहा है, मतलब कितना कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, उसका जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर,
ये तो तुम लोग को पता है। अब और लिख दिया इसके बाद, ठीक है, और बोल के नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे कि ओनरशिप जो है, ओनरशिप कितना होना चाहिए, कितने शेयर्स का, मोर देन 50%। वोटिंग पावर मतलब उतना शेयर होल्ड करेंगे तो वोटिंग पावर आ जाएगा, ठीक है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, कंट्रोलिंग तभी आएगा। कंट्रोल ऑफ, और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तो ये पता है कि सब्सिडियरी होल्डिंग रिलेशन होने से क्या होता है, जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे सब्सिडियरी होल्डिंग कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने वहां पर देखा, तो कंट्रोलिंग कैसे आ सकता है, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, ओनरशिप कितना, वोटिंग पावर अगर 50% से ज्यादा होल्ड कर पा रहे, ठीक है, अब डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, ठीक है, तो अगर ये अगर हम लोग जनरेट कर पाते हैं कि 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिया तो वोटिंग पावर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर एंड, यहां पर एंड, ठीक है, और नहीं, एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल मोर देन 20%, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर 20% ऑफ वोटिंग पावर मतलब 20% शेयर होने से होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिर भी हम एक बार यहाँ पर लिखवा देते हैं। इसका मतलब होता है, ये तो मिट जाएगा, इसका मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स मोर देन 20%, ठीक है, 20% मतलब वही वोटिंग पावर यानी शेयर, ठीक है। तो ये देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो है ये पूरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है। मतलब अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर 20%, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, यानी वोटिंग पावर 20% वाला है, एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर हम लोग एंड या फिर नहीं, और उसके साथ साथ अगर हमारे पास एंटरप्राइज का पॉलिसी को ऑपरेट करने का या फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज को ऑपरेट करने का पावर है, या फिर उसको डायरेक्ट करने का या ऑपरेट करने का, जो भी बोलो, पावर है, तो फिर उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग कितने तरीके से हो सकता है वो हमें पता चला, ठीक है, कि 50% वोटिंग पावर होल्ड करके हो सकता है, फिर हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, वोटिंग पावर में, और उसके एंड उसके साथ साथ अगर हमारे पास पावर है क्या करने का, एंटरप्राइज का पॉलिसीज, ऑपरेटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज को डायरेक्ट करने का, तो फिर बोलेंगे कि हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल पढ़ लिया, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़ना है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, एसोसिएट an enterprise in which an investing reporting party
has significant influence and which is neither subsidiary nor a joint venture। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी क्या होता है? देखो बोल रहा है कि ऐसा कोई एंटरप्राइज इन विच एन इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज नाइदर सब्सिडियरी नॉर जॉइंट वेंचर। तो एसोसिएट जो है ना तो वो सब्सिडियरी होती है ना तो वो जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, वो क्या है? बोल रहा है ऐसा एक एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टिंग जो रिपोर्टिंग पार्टी है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग पार्टी है उसने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। एंड इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और जो है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है उस एंटरप्राइज पे सिग्निफिकेंट है, और ना तो वो सब्सिडियरी है ना तो वो क्या है, ना तो वो कोई ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जैसे देखो ये मान लो इन्वेस्टिंग कंपनी, ऐसे दो कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया था। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करना। ये देखो सिग्निफिकेंट मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वही वाला। ठीक है, ये देखो 20% मोर, यहाँ पर भी वही वाला होगा। ये देखो अगर 20% से ज्यादा होल्ड कर रहा है तो ये हो गया एसोसिएट, और ये हो गया इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो ये अगर इसमें 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और तो फिर इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया? इन दोनों में रिलेशन हो गया एसोसिएट का। ठीक है, एसोसिएट बोलेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में लिखो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट arrangement where two or more parties undertake an economic activity which is subject to joint control। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर देखो, तुम लोग जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन वगैरह किए होगे 11 12 में। देखो बोल रहा है कि जॉइंट वेंचर में बेसिकली क्या होता है, दो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि एक्चुअली कैपिटल क्रंच अगर होता है कि एक इंसान पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहा है, तो फिर जो है कुछ लोग जिनमें फ्रेंडशिप है या एक दूसरे को जानते हैं या सिमिलर फील्ड में काम करते हैं, तो मिलके वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि जितना दिन, जैसे मान लो जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड का काम होता है, ब्रिज का काम होता है, इस तरीके के कामों के लिए जो है जॉइंट वेंचर में काम किया जाता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि जितना दिन वो ब्रिज बनने में या डैम बनने में टाइम लगेगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंप्लीट होता है। तो देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब एक अरेंजमेंट है वेयर टू और मोर पार्टीज अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वही कुछ बनाने का, जैसे मॉल्स वगैरह बन गया। ठीक है, जो भी रोड डैम, ठीक है, ये सब जो है बन रहा है। तो बोल रहा है अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल, जॉइंटली वो कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही काम पूरा हो गया उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये सब डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे पता है? क्योंकि यहाँ पर हमें ये सब डेफिनेशन दिया हुआ था। देखो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कौन रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, होल्डिंग कंपनीज, ये सब। जॉइंट वेंचर के बाद की मैनेजमेंट पर्सोनल,
those persons who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling. ठीक है, तो मेन ये 3 पॉइंट याद रखना है। प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बोल रहे की मैनेजमेंट पर्सनल का मतलब वो सारे पर्संस जिसके पास ऑथोरिटी है या फिर जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरप्राइज के मतलब जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सके प्लानिंग में या डायरेक्टिंग में या कंट्रोलिंग जो है, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का की मैनेजमेंट पर्सनल क्या होता है? रिलेटेड पार्टी होता है। अब की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब ऐसा इंसान जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का जो है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का प्लानिंग को डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसका ऑथोरिटी या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ऐसे लोग कौन कौन होते हैं? जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर यानी WTD, और मैनेजर, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये लिख के काट दो याद रखने के लिए, किसी तरीके के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया की मैनेजमेंट पर्सनल का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये लोग की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं। की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज में जिनके पास रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का क्या क्या ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होता है, उस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का प्लानिंग जो भी होगा उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसका ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होता है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सी रिलेटिव्स, ठीक है। सी पॉइंट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब कौन कौन हो जाएगा? रिलेटिव्स का मतलब स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, सिस्टर, फादर और मदर, ठीक है। ये तुम लोग लॉ में भी पढ़े होगे, ठीक है। ये हो गया, इसमें काफी सारा चीज लॉ से रिलेटेड है। ये हम लोग का हो गया कि जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स मतलब यहाँ पर कौन कौन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग, इसका लास्ट पॉइंट है, बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोजर देना है? द नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी, ठीक है। रिलेटेड पार्टी का नाम हमें डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है वो भी बताना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, description of the nature of the transaction, description of the nature of transaction, nature of transaction मतलब रिलेटेड पार्टी का नाम बताना है, क्या रिलेशन है वो बताना है, उनके साथ कैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो बताना है, कितना हुआ है यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वो बताना है। अदर
element of related party, other element of related party transactions necessary for an understanding financial statement. अच्छा, और बोला है अदर एलिमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम के अलावा कोई और एलिमेंट जो कि नेसेसरी है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए अगर ऐसा कोई एलिमेंट है वॉल्यूम के अलावा जो जरूरी है ट्रांजैक्शन में हुआ था, वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट का 2 पॉइंट, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, कुछ है तो पीबीडीडी क्रिएट किया हुआ है तो वो बताना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एटसेट्रा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो है इसमें जो भी हमें पढ़ना था वो कंप्लीट हुआ। ये लॉ के जैसा है, देखो जो भी रूल्स वगैरह बताए गए वो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या है, बस AS18 इतना ही है। रिलेटेड पार्टी, ये सब डेफिनेशंस जो बताया गया है कि रिलेटेड पार्टी किसको मानेंगे कैसे मानेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमें समझना था वो समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिपीट करते हुए फिर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू बाय मैम। मैम। ठीक है, बाय।